मेरा नाम अमनदीप सिंह है और मैं लॉ का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जैसा कि मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि जिसमें काबिलियत है वो आगे बढ़ेगा और पैसे के अभाव में कोई नहीं रोकेगा। और अगर आपके अंदर काबिलियत है और लगन है कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की, तो इस प्लेटफॉर्म पे बिटोला लीगल पे आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर्स जुडिशियल सर्विसेज के लिए, जिसमें मैं कवर करूंगा सारे सब्जेक्ट्स जो भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहले सारे मेजर सब्जेक्ट्स, उसके बाद जो स्टेट स्पेसिफिक लोकल लॉज होते हैं, वन बाय वन जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसी आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आएगी, मैं वन बाय वन सब कुछ कवर करूंगा। और मैं ये इंश्योर करूंगा कि इस चैनल पे इतना कंटेंट हो और वो सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो और वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहे कि आप में से कोई भी केवल इस वजह से कि उसके पास किसी बड़े शहर जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है या किसी कोचिंग के फीस देने के लिए पैसे नहीं है, या फिर कोई इंसान जो बड़ी कोचिंग में पढ़ रहा है और उसके पास उसके बावजूद भी राइट गाइडेंस नहीं है, इन सारी चीज़ों के अभाव में आप जज बनने से, अपनी लाइफ में लॉ को अच्छे से समझने से आप रुक ना जाओ। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम बिटोला लीगल में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और इस सीरीज़ में अब तक हमने सेक्शन 8 तक कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम बात करें जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को समझने के लिए भी। तो ये जो सीरीज़ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट को मैं मिनिमम 2 पार्ट्स में कवर करूंगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये 3rd पार्ट में भी जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनसे डील करना है। और उसके अलावा मैं इस कंसेप्ट को आपको बहुत इत्मीनान से समझाना चाहता हूँ ताकि आपको कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसेप्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और आप इसका जो बेसिस है, इसका जो कंसेप्ट है वो आप बहुत प्रॉपर्ली समझ पाएँ। तो बने रहिए मेरे साथ, इस लेक्चर को आखिरी तक देखिए और अगर आपने ये बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पाएंगे एज फार एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न, और आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो चांसेस हैं कि गलत नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। कल जब मैं आपको सेक्शन 8 पढ़ा रहा था तो वहां पे एक टर्म यूज हुआ था, स्पेसिफिक डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी कि वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी उसकी ही डिलीवरी होगी, राइट? उसके अलावा कॉम्पनसेशन या डैमेजेस वगैरह नहीं दिए जाएंगे। ये हमने सेक्शन 8 में पढ़ा था। और यहां पे क्या हो रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है कि स्पेसिफिक को हम ऐसे देखें और फिर हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम एक पार्ट में देखें। तो मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि 2 पार्टीज ने एक दूसरे के साथ जो प्रॉमिस किया था, कोर्ट उनको ये ऑर्डर दे कि आपको ये अपना जो रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस हैं, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं, वो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। सपोज जोगिंदर एंड बलविंदर, ये 2 लोग। तो ये जोगिंदर और बलविंदर ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें जोगिंदर ने ये बोला कि वो बलविंदर को 5000 टन्स ऑफ व्हीट सप्लाई करेगा। कौन करेगा? जोगिंदर बलविंदर को, और बलविंदर उसके बदले में इसको 3000 टन राइस सप्लाई करेगा, राइट? तो इन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिसेस किए, ये इसका प्रॉमिस है और ये इसका प्रॉमिस है। तो इन दोनों ने क्या किए? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस किए हैं, मतलब एक दूसरे से, रेसिप्रोकल मतलब आपस में इन दोनों ने प्रॉमिस किया है। अब मान लीजिए ये जो जोगिंदर है ये मना कर देता है। जोगिंदर बोलता है कि नहीं, जो डेट आती है मान लीजिए 1 मई 2023, इस डेट पे जो जोगिंदर है वो डिलीवरी देने से मना कर देता है, राइट? अब बलविंदर रेडी है, बलविंदर अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी है, वो ही इज रेडी टू डिलीवर जोगिंदर 3000 टन्स ऑफ राइस। तो यहां पे जोगिंदर तो मना कर रहा है, तो बलविंदर के पास क्या ऑप्शन है? बलविंदर के पास एक ऑप्शन ये है कि वो कोर्ट में जाए
सूट फाइल करे फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट है, तो इसमें कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट बेसिकली डिक्री पास करेगा और जोगिंदर को ये ऑर्डर देगा कि जो आपने 5000 टन वीट बोला था सप्लाई करने के लिए, आपको सप्लाई करना पड़ेगा। तो कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा? डिक्री देगा टू सप्लाई द वीट एज पर कॉन्ट्रैक्ट, टू सप्लाई वीट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो इससे आपको ये समझ आया होगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है। दूसरा ऑप्शन तो ये भी हो सकता था कि जोगिंदर को कोर्ट ऑर्डर करता कि आप बलविंदर को कॉम्पनसेशन दे दो, उसको जो लॉस हुआ है आप उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कॉम्पनसेशन पे कर दो। पर यहां पे जो रिलीफ मांगी गई, वो रिलीफ कौन सी मांगी गई? रिलीफ मांगी गई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो मतलब होता है वो ये है कि दोनों पार्टीज को अपने हिस्से का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया था, इसीलिए बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के साथ एंटर किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाना, राइट? तो कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा? कोर्ट ये बोलेगा कि भाई आप दोनों अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो। ये मतलब होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो आई होप अब आप इस पे क्लियर होंगे और आपको अब इसमें कोई इसके मीनिंग में तो एटलीस्ट कोई डाउट नहीं होगा, राइट? तो जो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये किस तरह का रिलीफ है? देखिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक इक्विटेबल रिलीफ है, एक इक्विटेबल रिलीफ है। हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है, राइट? बेसिकली जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये मैंने आपको शुरुआत में जब पहला लेक्चर दिया था तो मैंने आपको उसमें समझाया था कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये बेसिकली कोर्ट्स ऑफ इक्विटी से इंग्लैंड से कुछ हद तक इंस्पायर्ड है, क्योंकि कोर्ट्स ऑफ इक्विटी जो थे इंग्लैंड में, वो अलग अलग रिलीफ्स देते थे। और जब इंडिया में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो पहला लॉ बना 1877 में, तो जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो मतलब उस एक्ट में जो इंग्लिश कोर्ट्स के जो जजमेंट्स थे, उनको जगह दी गई। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बेसिकली जो स्टैट्यूट है वो इक्विटेबल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, वो इक्विटी पे बेस्ड है। इसीलिए जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो रिलीफ है, वो एक इक्विटेबल रिलीफ है। इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद अब हम समझते हैं कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोर्ट कब ऑर्डर करता है और कब ऑर्डर नहीं करता है, राइट? तो मैं आपको सेक्शन में जाने से पहले एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 2018 का अमेंडमेंट था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, उस अमेंडमेंट के आने के बाद से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या बदलाव आए, क्या चेंज आए, राइट? तो पहले मैं उससे डील करूंगा और उसके बाद हम 1 by 1 सेक्शंस को देखेंगे। तो देखिए क्या हुआ कि 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी सेटअप की। वो 6 मेंबर्स कमेटी थी और उस कमेटी का काम यह था कि वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को देखे, इसको रिव्यू करे और इसको रिव्यू करने के बाद इसमें अमेंडमेंट सजेस्ट करे, अगर कोई अमेंडमेंट जरूरी हो तो, ताकि इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उनको प्रॉपरली परफॉर्म किया जा सके, ताकि जो भी पार्टीज हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और जो बिजनेस है इंडिया में करना, वो इजी हो जाए, राइट? तो जब ये कमेटी सेटअप की गई, फिर इस कमेटी ने ये पाया कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है, वो अपने आप में दैट इज नॉट इन ट्यून विद द रीसेंट टाइम्स, राइट? वो मॉडर्न टाइम्स के साथ ट्यून में नहीं है। वो एक ऐसा लॉ है जो ये बोलता है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक एक्सेप्शनल रेमेडी है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सेप्शनल रेमेडी है। ये कौन बोलता था? ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 बिफोर अमेंडमेंट ये बात करता था, राइट? बिफोर अमेंडमेंट क्या बात करता था कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सेप्शनल रेमेडी है, जबकि कॉम्पनसेशन
कॉम्पनसेशन जनरल रेमेडी है जो कि हर केस में दिया जाना चाहिए, मतलब जहां भी सूटेबल हो, राइट। तो 2018 के अमेंडमेंट से पहले कोर्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिक्री दिया जाना एक एक्सेप्शनल काम था। कोर्ट जनरली क्या करता था, अगर कोर्ट को लगता था कहीं पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो कोर्ट कॉम्पनसेशन अवॉर्ड करके छोड़ देता था, राइट। केवल उन केसेस में जहां पे कॉम्पनसेशन से काम नहीं चलता या कॉम्पनसेशन नहीं दिया जा सकता था, केवल उन केसेस में, उन एक्सेप्शनल केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिक्री दी जाती थी। तो दिक्कत क्या हुई कि गवर्नमेंट को यह फील होने लगा कि इंडिया में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आना है, ताकि बाहर की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब बाहर की जो कंपनीज हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, इंडिया में बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में अपना पैसा लगाएं, इंडिया में बिजनेस करना सुगम हो, इजी हो। तो अगर ये करना है तो हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अमेंडमेंट्स करने होंगे। क्योंकि आप देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिकल सी एक बात है, आप खुद से समझिए इस बात को कि मान लीजिए आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपके कॉन्ट्रैक्ट को, आपको ये श्योरिटी नहीं है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म, सामने वाला आपने उसको प्रॉमिस किया कि आप उसे पैसे दोगे, उसने बोला कि वो आपको कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा। मान लीजिए आप बाहर के बिजनेसमैन हैं और इंडिया में आए हैं, तो आपने उसको पैसे दिए और उसने बोला वो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पर अब उस इंसान के पास तो एक ऑप्शन है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करे, उसे कहीं और कुछ बेटर डील मिल गई तो वो आपको छोड़ के कहीं और चला गया। उसको अल्टीमेटली क्या देना पड़ा, कॉम्पनसेशन देना पड़ा। और कॉम्पनसेशन भी बहुत लंबे प्रोसेस के बाद, बहुत लंबे टाइम तक लिटिगेशन चला, उसके बाद उसने आपको कॉम्पनसेशन दिया। तो आप जो बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको तो प्रॉब्लम होगी, आपको रॉ मटेरियल नहीं मिला, आपने आगे कुछ कमिटमेंट्स कर रखी थी, किसी दूसरी पार्टी से प्रॉमिस कर रखा था कि आप उसके लिए, कि आप उसको कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट दोगे, नहीं दे पाए आप। तो इसी तरीके से अगर कहीं पे भी एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो वहां पे बिजनेस करना मुश्किल होगा, राइट। तो यही जो सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं जो बाहर से आने वाले जो बिजनेसमैन थे और जो इंडियन बिजनेसमैन थे वो फेस करते थे। और वो प्रॉब्लम क्या थी कि एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, राइट। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता था, बट बहुत ही बुरी कंडीशन थी उसकी, कि बहुत ज्यादा, मतलब आप श्योर नहीं हो सकते कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्स होगा, राइट। क्यों? क्योंकि जो ट्रेंड था वो क्या था, कॉम्पनसेशन। अगर नहीं हो पा रहा है एनफोर्स तो आप कॉम्पनसेशन दे दो। तो इस चीज को चेंज करने के लिए जो 2016 में कमेटी सेटअप की गई थी उसने रिकमेंडेशन दी। तो आप देखिए 2016 में इंडिया की जो रैंक थी, कौन सी रैंक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स इंटरनेशनल रैंकिंग्स होती हैं। इनका जो पर्पस होता है वो ये दिखाना होता है कि किस कंट्री में व्यापार करना आसान है, राइट। तो अब अगर किसी कंट्री में व्यापार करना, बिजनेस करना मुश्किल होगा तो कोई इन्वेस्टर अपना पैसा उस कंट्री में क्यों लगाना चाहेगा। तो इंडिया की उस दौरान जो रैंक थी दुनिया में वो थी 142। इसीलिए इस कमेटी को सेटअप किया गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट चाहती थी कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। और फिर फाइनली, मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ अमेंडमेंट इन एसआरए एंड सेवरल अदर मेजर्स, ऐसा नहीं है कि केवल एसआरए में अमेंडमेंट हुआ उससे इंडिया की रैंक इंप्रूव हो गई। एसआरए में अमेंडमेंट होना एक बड़ा रीजन था, उसके अलावा भी कुछ चेंजेस हुए, पॉलिसी चेंजेस गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे आज अगर हम 2021-22 में देखें तो इंडिया की रैंक दुनिया में 63rd है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो 142nd से 63rd, हमने एक सिग्निफिकेंट जंप किया है एज फार एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स आर कंसर्न्ड। तो ये रीजन था जिसकी वजह से क्या किया गया कि एसआरए में अमेंडमेंट किया गया। अब मैं आप अमेंडमेंट पे एक लेक्चर में बाद में लूंगा, जब पूरा एसआरए आपको पढ़ा दूंगा, तो एक लेक्चर में केवल 2018 के अमेंडमेंट पे लूंगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि 2018 में अमेंडमेंट जो हुआ था उसके इसेंशियल्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, क्या क्या अमेंडमेंट हुआ। पर अभी मैं पूरा उसको डील नहीं कर रहा हूं। अभी मैं क्या आपको बता रहा हूं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट हुआ, क्या चेंजेस हुए। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था कि बिफोर अमेंडमेंट, बिफोर 2018 अमेंडमेंट,
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसी रेमेडी थी? एक्सेप्शनल रेमेडी थी, जो कि केवल तब ग्रांट की जाती थी जब कॉम्पनसेशन किसी पर्टिकुलर केस में सफिशिएंट ना हो या उससे कोई फायदा ना हो रहा हो। और कॉम्पनसेशन कैसी रेमेडी थी? जनरल रेमेडी थी, रेगुलर रेमेडी थी। जनरल और रेगुलर रेमेडी थी, राइट। तो 2018 के अमेंडमेंट ने क्या किया? 2018 के अमेंडमेंट ने इसको, अब आफ्टर अमेंडमेंट देखते हैं हम क्या हुआ। ये कुछ वैसे ही है, बिफोर एंड आफ्टर, जैसे एड्स में दिखाया जाता है, राइट, कि आपने वो दवाई खाई उससे पहले आपकी बिल्कुल मसल्स नहीं थे, आप बहुत मोटे थे, पर जैसे ही आपने दवाई खाई उसके 2 दिन बाद आप बिल्कुल ऋतिक रोशन टाइप मसल्स हो गए, कुछ वैसे ही है। तो बिफोर अमेंडमेंट ये सिचुएशन थी। आफ्टर अमेंडमेंट क्या सिचुएशन हुई कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जनरल रेमेडी बना दिया गया। अब जहां सिचुएशन सूटेबल है वहां पे कोर्ट के लिए क्या होगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट करना कोर्ट के लिए मैंडेटरी हो गया। और बिफोर 2018 अमेंडमेंट क्या था? जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से कोर्ट्स के लिए डिस्क्रिशनरी रिलीफ था, कोर्ट का डिस्क्रिशन होता था, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे था कि वो दे, वो ग्रांट करे या ना करे। पर यहां पे अगर सूटेबल केस है तो कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे, भले ही उस केस में कॉम्पनसेशन दिया जा सकता हो। कॉम्पनसेशन भी दिया जा सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, प्लस कॉम्पनसेशन भी दिया जा सकता है, राइट। तो आप देखिए कि जो स्कीम है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड was completely reversed, right? Because specific performance of contract was earlier and a discretionary remedy. However, after the amendment of 2018, it was made a mandatory remedy, a general remedy, right? तो ये अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि जो 2018 का अमेंडमेंट था उसका क्या फर्क पड़ा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और क्यों ये किया जाना जरूरी था, तो आप उसमें ये बता सकते हैं, जो मैंने आपको रीजन दिया कि इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट रेट था वो कम था और उसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब इंडिया में बिजनेस करना मुश्किल था। इंडिया में बाहर के जो इन्वेस्टर्स थे वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। इस वजह से गवर्नमेंट 2018 का अमेंडमेंट लेके आई और फिर जो एक्सेप्शनल रेमेडी थी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको उन्होंने जनरल रेमेडी बना दिया। तो अगर अभी मैं आपको बोलूंगा कि आप बेयर एक्ट में सेक्शन 10 देखिए, इट सेज द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एनफोर्स्ड, अंडरलाइन की कर दीजिए शैल बी एनफोर्स्ड को, कि इससे क्या समझ आता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स नहीं है, शैल बी एनफोर्स्ड है। इसका क्या मतलब है कि अब ये कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेटरी है कि अगर केस सुटेबल है तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिग्री ग्रांट करनी पड़ेगी बाय द कोर्ट, राइट, subject to the provisions contained in subsection 2 of section 11, section 14 and section 16। तो बेसिकली सेक्शन 10 एक डिक्लेरेटरी सेक्शन है जो कि ये बोलता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है कोर्ट ग्रांट करेगा। उसके जो एक्सेप्शंस हैं वो सेक्शन 11 सबसेक्शन 2, सेक्शन 14 और सेक्शन 16 में दिए हैं कि इन सिचुएशंस को छोड़ के, इन प्रोविजंस में जो सिचुएशंस दी हैं वहां पे छोड़ के बाकी सारे केसेस में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट करेगा। दिस इज सेक्शन 10, राइट। अब पहले वाला देखिए, अगर आप अपने बेयर एक्ट में फुटनोट देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल, ये बोलता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट में इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बी एनफोर्स्ड, राइट। तो अब जब आपको ये लिखने के लिए आएगा कि क्या चेंज हुआ है तो आप इन लाइंस को कोट कर सकते हैं कि बिफोर अमेंडमेंट देखिए किस तरह की लैंग्वेज है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब किया जा सकता है इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, पर अभी लैंग्वेज क्या हो गई है कि इट शैल बी एनफोर्स्ड, राइट। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसकी जरूरत के बारे में कि क्यों वो किया जाना चाहिए था, राइट, और क्या चेंज हुआ है 2018 से पहले और 2018 के बाद में। तो ये बेसिक है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का और 2018 के अमेंडमेंट का कि उससे क्या बदला। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 9।
सेक्शन 9 बात करता है डिफेंसेस रिस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 9 ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टी ए बी के अगेंस्ट सूट डालती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो बी उस सूट के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड करने के लिए कौन कौन से ग्राउंड्स ले सकता है, राइट? मान लीजिए जैसे जब एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ए अगर ये बोल रहा है ए ये बोल रहा है कि इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है बी ने, तो ए बोलेगा कि मुझे बी जो है वो कॉम्पनसेशन दे। अभी हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं। ए क्या एलेज कर रहा है? ए ये बोल रहा है कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मेरे और बी के बीच में, और क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट को बी ने फुलफिल नहीं किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसलिए ए को कॉम्पनसेशन देना चाहिए। अब मतलब बी को कॉम्पनसेशन देना चाहिए। बी कोर्ट में जाके ये बोल रहा है कि ये जो ए के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें ए का जो पार्ट था ए ने परफॉर्म ही नहीं किया है, या फिर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ये था कि 1 ब्लैक स्कूटी मैं इसको दूंगा, सप्लाई करूंगा, पर इसने कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरीके से ये लिख दिया है कि 1 ब्लैक कार मैं इसको दूंगा, राइट? तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बदल दिए। या फिर बी ये बोल सकता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था हम दोनों के बीच में वो अनसर्टेन था, मतलब उसकी जो लैंग्वेज थी वो क्लियर ही नहीं थी। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ये था कि ए ने बी को बोला कि तुम मुझे अपनी स्कूटी दे देना। अब बी के पास 3-4 स्कूटीज थी तो क्लियर ही नहीं था कि कौन सी स्कूटी। तो इस तरह के जो ग्राउंड्स हैं वो बी बोल सकता है कि भाई इसलिए मैंने अपना जो हिस्सा था कॉन्ट्रैक्ट का वो परफॉर्म नहीं किया और इसलिए मैं कोई कॉम्पनसेशन देने के लिए लायबल नहीं हूं। तो सेक्शन 9 ये कह रहा है कि जो भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर कोई पार्टी ले सकती है, जो डिफेंडेंट ले सकता है, सेम डिफेंसेस सेक्शन 9 ये बोल रहा है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर भी डिफेंडेंट ले सकता है। जब स्पेसिफिक पर मान लीजिए ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए गया बी के अगेंस्ट, तो बी के पास जो सारी डिफेंसेस बी वैसे ले सकता था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर, वही सारे डिफेंसेस वो यहां पे ले सकता है। मान लीजिए वो उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म किया जाना इंपॉसिबल हो गया हो। मान लीजिए ए और बी के बीच में ये डील थी कि बी ए को अपनी उसकी शिप से जो भी कॉटन आ रही थी वो प्रोवाइड करेगा, पर जो कॉटन थी वो एक तूफान में बह गई, शिप डूब गया और वो कॉटन बह गई। तो क्या हुआ? अब ये तो इम्पॉसिबल हो गया बी के लिए परफॉर्म करना, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया और इस वजह से बी बोलेगा कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकता, और कोर्ट क्या करेगा? फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट नहीं करेगा। तो बी अपने डिफेंस में ये ग्राउंड ले सकता है। उसके अलावा और क्या ग्राउंड ले सकता है? डिले इन परफॉर्मेंस, पर डिले इन परफॉर्मेंस केवल तब एक ग्राउंड हो सकता है जब टाइम इज ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए टाइम पे परफॉर्म किया जाना इतना ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज कि अगर उसको टाइम पे ना परफॉर्म किया जाए तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का लेटर डेट पे कोई मतलब नहीं होगा। सपोज किसी की शादी थी ए और बी की, तो बी ने ये बोला, तो बी ने एक हलवाई को एंगेज किया और उससे ये बोला कि आपको मिठाई बना के डिलीवर करनी है इस डेट पे। अब जो तो यहाँ पे टाइम एसेंस है, क्योंकि शादी के दिन तक मिठाई बन जानी चाहिए, एक दिन पहले तक बन जानी चाहिए। अगर वो शादी के 7 दिन बाद वो खूब सारी मिठाइयाँ बना के ला रहा है तो वो क्या करेगा? जिसकी शादी है, राइट? तो इसलिए यहाँ पे क्या है? टाइम एसेंस है। और अगर वो उस दिन तक लेके नहीं आता है तो यहाँ पे जो बी है वो लायबल नहीं है उस हलवाई को पैसे देने के लिए, उसको अपना हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अब टाइम एसेंस था और उस इंसान ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया है, राइट? तो बाद में जब वो मिठाई देने आएगा 7 दिन बाद, तो वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं मुझे पैसा चाहिए। उसके अलावा क्या ग्राउंड लिए जा सकते हैं? मटीरियल ऑल्टरेशन ऑन द पार्ट ऑफ प्लेंटिफ,
इसका क्या मतलब, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ कि बी ए को एक स्कूटी देगा, राइट, ब्लैक कलर की, पर ए ने क्या किया, फ्रॉडुलेंटली वो जो कॉन्ट्रैक्ट डीड थी उसमें इसने क्या किया, स्कूटी की जगह कार कर दिया। तो अभी क्या हुआ, और फिर उसके बाद बी ने मना कर दिया कि भाई हमारी तो स्कूटी की बात हुई थी, तो ए चला गया कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवाने, राइट। तो यहां पे जब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवाने गया तो जो डिफेंडेंट है वो ये क्लेम कर सकता है कि भाई हमारी जो बात हुई थी वो स्कूटी की हुई थी और यूनिलेटरली केवल अपनी तरफ से उन्होंने स्कूटी को कार कर दिया, तो आई एम नॉट लायबल टू सप्लाई हिम द कार, राइट। तो एक ये ग्राउंड हो सकता है। उसके अलावा इलीगैलिटी एक ग्राउंड हो सकता है, राइट। फ्रॉड एक ग्राउंड हो सकता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन एक ग्राउंड हो सकता है कि जबरदस्ती किसी तरीके से ए ने बी को बोला कि तुम्हें मुझे, ए को मैंगोज चाहिए थे, बी का मैंगो का ऑर्चर्ड था, तो ए ने बी को कंपेल किया कि जो मैंगोज एक्चुअल में 100 रुपीज़ केजी आते हैं वो मुझे तुम 10 रुपीज़ केजी सप्लाई करोगे। तो क्योंकि उस टाइम इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज ही वॉज अंडर थ्रेट, तो मान गया, पर बाद में इसने मना कर दिया। तो ए क्या गया, ए कोर्ट में चला गया और बोला मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो यहाँ पे बी ए प्लीड कर सकता है कि मुझे कोर्स करके मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया है और इसलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करूंगा। तो ये एक ग्राउंड लिया जा सकता है। फ्रॉड इसी तरीके से एक ग्राउंड लिया जा सकता है, राइट, कि क्यों मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा। तो सेक्शन 9 बेसिकली उन ग्राउंड्स के बारे में बात करता है जो कि एक डिफेंडेंट रेज कर सकता है जबकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस उसके अगेंस्ट फाइल किया गया हो, या फिर क्रॉस ऑफर, राइट, क्रॉस ऑफर या काउंटर ऑफर कुछ भी, विच मीन्स जहां पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है। काउंटर ऑफर क्या होता है, मान लीजिए ए ने बी को बोला कि क्या तुम मुझे अपना जो चॉपर तुम्हारे पास है क्या तुम मुझे वो 2 करोड़ में दोगे। बी ने बोला मैं 2 करोड़ में नहीं 2.5 करोड़ में दूंगा। उसके बाद ए ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। यहां पे क्या इन दोनों के बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ है? नहीं हुआ है। ये केवल निगोशिएशन की स्टेज चल रही है, कोई वैलिड कंक्लूडेड अग्रीमेंट नहीं है इनके बीच में, राइट। तो अब ए बाद में जाके बी को सू कर दे कि ये मुझे 2 करोड़ रुपए में अपना चॉपर नहीं दे रहा है, तो बी क्या बोलेगा, बी कोर्ट में जाके बोलेगा कि भाई हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, मैंने इनको काउंटर ऑफर दिया था 2.5 करोड़ का जो कि इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, राइट। तो देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड और एंड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस एंड देयरफॉर आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन टू एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह के डिफेंसेस लिए जा सकते हैं और सेक्शन 9 यही बात करता है। सेक्शन 9 यही बोलता है कि जो डिफेंसेस आप कॉन्ट्रैक्ट में ले सकते हो सेम डिफेंसेस आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर ले सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर कोई ओरल अग्रीमेंट है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट है, हम सबको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है केवल रिटन ही नहीं होते, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, राइट, ओरल अग्रीमेंट्स भी होते हैं और उनको एनफोर्स किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? ओरल एंड रिटन। तो जो ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब रिटन कॉन्ट्रैक्ट तो सबको पता है कि भाई उसको एनफोर्स कर सकते हैं। क्या ओरल कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है? ओरल कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कोई मनाही नहीं है। पर इसमें क्या होता है, क्योंकि ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्लेंटिफ के ऊपर वो थोड़ा हैवी होता है, राइट। क्यों? क्योंकि उसको पहले ये प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस, जो कि प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कोई रिटन वो नहीं है, रिटन अग्रीमेंट नहीं है। तो इसलिए उसको अलग अलग गवाह लेके आने पड़ते हैं और फिर वो किसी तरीके से वो प्रूव करता है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था। तो क्या अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ओरल कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है, तो आपका आंसर होगा यस, हो सकता है। इस पे एक केस है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आलोक बोस वर्सेस परमात्मा देवी। आलोक बोस वर्सेस परमात्मा देवी का ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ये 2009 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा
सेक्शन 9 के बारे में, और उसके अलावा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और जो अमेंडमेंट आया है उससे क्या इंपैक्ट पड़ा है उसके बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 10 को साथ लेके सेक्शन 11, 14, 16 एंड सेक्शन 20। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।